शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीएससी ऑडिट का चैप्टर। लेकिन मैं आपको बताऊं, बिना बेसिक्स को समझे आपको ये ना आपके दिमाग में कभी जाएगा नहीं चैप्टर। ठीक है, तो हम इसको है ना एकदम जीरो से, एकदम जमीन से शुरू करेंगे, आसमान तक लेकर जाएंगे। दोस्तों, हमारा भारत देश इतना प्यारा देश है भाई साहब, इतना प्यारा देश है। लेकिन हमेशा किसी ना किसी ने क्या किया है, यहाँ पे आके राज करने की कोशिश करी है। पहले मुगल आ गए, लेकिन भाई हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने क्या किया, अपने स्वराज की स्थापना करी। बाद में कुछ कुछ आ गए, अंग्रेज आ गए, और अंग्रेजों को भी हमारे फ्रीडम फाइटर ने भगा दिया। एंड आखिरी में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त को तो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 26 जनवरी को भी हम मनाते हैं रिपब्लिक डे? तो ये रिपब्लिक डे क्या होता है? देखो दोस्तों, 15 अगस्त को तो हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हम जो है ना, पुराना गवर्नमेंट का एक्ट 1935 का जो गवर्नमेंट का एक्ट है ना, उसके बेसिस पे ही, उसके आधार पे ही हमारा काम कर रहे थे। फिर फिर हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका पूरा कमिटी, ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो जाता है। सर लेकिन 26 जनवरी क्यों? हमने बचपन में स्कूल में कभी तो पढ़ा है, हमको थोड़ा थोड़ा याद है। 26 नवंबर को कुछ तो होता है, 26 नवंबर 1949 के बारे में हम वो तो कुछ तो सुना है हमने। हाँ भाई, 26 नवंबर को ही तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, लेकिन उसको इफेक्ट में, मेड इन इफेक्ट, कम इन इफेक्ट, इफेक्ट में कब आया वो? तुम्हारा वो इफेक्ट में आ जाता है तुम्हारा 26 जनवरी 1950 से। अच्छा जी सर, लेकिन ये रिपब्लिक डे सर होता क्या है? रिपब्लिक डे का क्या मतलब होता है कि ये रिपब्लिक डे क्या है? इसका मतलब कि हमारा जो देश है ना भाई, वो सोवरिन है, वो डेमोक्रेटिक है, एंड वो सोवरिन है मतलब वो इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। सर डेमोक्रेटिक मतलब क्या? जो हमारा देश जो चलाते हैं ना, वो लोग कौन? गवर्नमेंट। वो जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट जो तुम्हारा है ना, वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है ना तुम्हारा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है। सर ठीक है, तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? मतलब हमारे देश का जो सर्वोच्च जो पोजीशन है ना, जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है ना, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट जो है ना, वो हमारा राजा महाराजा नहीं होगा। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो हकदार होगा। ठीक है, राजा वही होगा जो एलिजिबल होगा। कोई भी हमारा आम आदमी, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, तो ये बात आती है, ये हमारा रिपब्लिक होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर कोई भी बन सकता है तो वो हमारा देश रिपब्लिक है। एंड डेमोक्रेटिक है, मतलब हमारी गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल है। ठीक है, अब सर समझते हैं कि हमारा देश चलता कैसे। तो हमारा देश है ना लोकतंत्र पे चलता है। एंड हमारे लोकतंत्र के ना, लोकतंत्र के हमारे पास 3 पिलर है। ठीक है, एक है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा है हमारा जुडिशियरी। ठीक है सर, ये लेजिस्लेटिव मतलब क्या? देख भाई साहब, एमपीज या फिर एमएलए जो है ना, गवर्नमेंट बनाते हैं, एंड वो क्या करते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं। तो लॉ मेकर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, लॉ मेकर होते हैं। सर एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव का जो पिलर होता है ना, यहाँ पे तुम्हारा आईपीएस, आईएएस, ये वाले लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, ये जो लॉ मेकर है ना, इन्होंने जो लॉ बनाया है ना, उसको फॉलो करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड ये जुडिशरी होता है ना, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है। ठीक है, ये जुडिशरी में क्या होता है, ये अगर लॉ कोई फॉलो नहीं करता है ना, तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए फाइन पेनल्टी, ये देखता है कि भाई साहब ये लॉ अच्छे से फॉलो हो रहा है क्या, तो उसके लिए वो क्या करता है, सज़ा देने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको सज़ा देने की कोशिश करता है अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो। वो लॉ अच्छे से फॉलो हो रहा है क्या, ये सारी चीज़ हो फॉलो हो रहा है क्या। लेकिन सर हमने सुना है कि यहाँ पे 4 पिलर होते हैं, कभी कभी मीडिया भी आ जाता है बीच में। सर ये मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है कि इन तीनों के ऊपर नज़र रखना। ठीक है, तो ये हमारे लोकतंत्र के कुछ पिलर है, ये हमारा लोकतंत्र के बेसिस पे चलता है। तो सर लेकिन आपने कहा था कि ये जो है ना गवर्नमेंट जो है ना हमारा, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट वगैरह है, अ, हमारा जो गवर्नमेंट है ना, उसको हम चुन के देते हैं। कौन? पीपल ऑफ भारत, हमारी भारत देश की जनता, आप, तुम, हम सब
आपके मम्मी पापा, सारा जो नॉर्मल लोग हैं ना, हमारे भारत देश के रहवासी है ना, वो क्या करते, गवर्नमेंट में कौन जाएगा, इसको हम क्या करते, चुनाव करके चुन के देते। ठीक है, तो हमारे चुनाव जनरली 3 टाइप के होते हैं। जो एक होता है हमारा कंट्री के लिए, हमारा देश के लिए, जो हम एमपी का चुनाव होता है वो हमारा देश के लिए होता है। दूसरा होता है स्टेट के लिए, तुम जो जिस स्टेट में रहते हो ना, उस स्टेट का जो चुनाव होता है वो एमएलए के लिए होता है। तीसरा एक चुनाव होता है पंचायत के लिए, लेकिन वहाँ पे हम नहीं जाएंगे दोस्तों। ठीक है, पंचायत का चुनाव छोड़ दो, हम मेजोरिटी में जाएंगे, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो चुनाव होता है कंट्री के लिए, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एमपीज को, एमपी कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम क्या करते हैं, चुनाव करके चुन के देते हैं। दूसरा होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसके लिए होता है, स्टेट के लिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, जो कैंडिडेट जीतता है ना, वो भाई साहब पार्लियामेंट में जाके बैठेगा, एंड जो भी हार जाता है ना, वो क्या करेगा, घर जाएगा। ठीक है, फिर जो कैंडिडेट यहाँ पे भी जो जीतता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, एंड जो हार जाता है ना, वो क्या करेगा, वो घर जाएगा। अच्छा जी सर, तो ये पार्लियामेंट क्या होता है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? अच्छा जी, सुनते हैं। तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, जो एमपी को हम चुनाव करके जिन कैंडिडेट को भेजते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट में तुम्हारे पास 2 हाउसेस है एंड एक प्रेसिडेंट है। ठीक है, 2 हाउसेस है एंड एक प्रेसिडेंट है। 2 हाउसेस क्या है तुम्हारे पास, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एंड एक है प्रेसिडेंट तुम्हारे पास। ठीक है, तो लोकसभा में जो तुम चुनाव करके भेजते हो ना मेंबर, वो कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं लोकसभा में। ठीक है, अब जो लोकसभा में जाते हैं ना चुन के, वो है ना चुनाव करके जो आते हैं ना, उनको ना पार्टी सीट अलोकेट करती है। कौन सी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी सीट अलोकेट करती है। तो जिस पार्टी के जहाँ पे ज़्यादा, जिस पार्टी के ज़्यादा बनते हैं ना, जिस पार्टी के लोग ज़्यादा चुनाव करके आते हैं ना, मतलब ज़्यादा लोग जीतते हैं ना, वो पार्टी क्या करती है, वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जो विंस होता है मेजोरिटी का, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अदरवाइज जो जीतते हैं, मतलब चुनाव में तो जीतते हैं, लेकिन आगे जाके लोकसभा में जाके गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास नंबर कम है। उनके पार्टी के मेंबर जीत तो जाते हैं, लेकिन उनके पास नंबर्स कम है, तो वो क्या होते हैं, अपोजिशन में बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी तो जीत तो गए हैं, लेकिन उन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए कांग्रेस, तो क्या होता है, वो अपोजिशन में जाके बैठ जाते हैं। जो गवर्नमेंट फॉर्म किया है यहाँ पे बीजेपी ने, अगर मान लीजिए कि एक पार्टी, मतलब सिर्फ बीजेपी अगर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती हो, तो क्या करेगी, गठबंधन करेगी, दूसरी पार्टी को मिला के वो क्या करेंगे, मेजोरिटी में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर कोई पार्टी गठबंधन से मेजोरिटी में नहीं जाती है ना, तो भाई साहब वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी री इलेक्शन होता है, एंड बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे कि स्टेट के लिए अगर कोई नहीं होता ना, मेजोरिटी में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट रूल करता है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी बात है, वहाँ पे हमने नहीं जाना है। ठीक है, अब समझे कि गवर्नमेंट फॉर्म होता है मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले एक बात समझे कि ये राज्यसभा क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है। कोई भी तुमको लॉ फॉलो करना होता है ना भाई साहब, वो लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, एंड प्रेसिडेंट के पास जाता है। तीनों जगह से अगर वो अप्रूव होता है ना, तभी वो जाके लॉ बनता है। ठीक है, तभी वो जाके बाद में लॉ बनता है। तो सर ये लोकसभा एंड राज्यसभा, ये 2 हाउसेस को डिवाइड क्यों किया है, तो ये 2 हाउसेस को डिवाइड किया है ताकि ये जो एमपीज है ना, ये एमपी सीधा लोकसभा में जाते हैं, एंड जो जो तुम चुनाव करके भेजते हो ना, वो तो तुम्हारे लोकसभा में जाते हैं। लेकिन कुछ एमपी तुमको राज्यसभा में भी चाहिए होते हैं। जैसे कि देखो कभी कभी है ना, जो हमारे एमपीज होते हैं ना, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना तुमको क्या करना होता है, थोड़े पढ़े लिखे एमपी भी चाहिए होते हैं। कभी कभी तुमको क्या होता है, यहाँ पे स्टेट के जो एमएलए है ना, वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली जो क्या करते हैं, एमपीज का चुनाव करते हैं राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा का ये तुम्हारा दूसरा हाउस होता है। एंड प्रेसिडेंट जो होता है ना, ये एमपी एंड एमएलए दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अभी सर स्टेट लेजिस्लेटिव में क्या होता है, तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास 2 हाउसेस होता है, एंड एक प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर होता है। ठीक है, गवर्नर होता है। तो 2 हाउसेस क्या है तुम्हारे पास, एक है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, एंड होता है गवर्नर। तो जैसे जैसे तुम कंट्री के लिए एमपी चुन के देते हो ना, वैसे वैसे ही तुम क्या करते हो, स्टेट के लिए क्या करते हो, एमएलए चुन के देते हो। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तुम चुन चुन के देते हो। तो विधान परिषद के लिए क्या होता है सर, यहाँ पे एमएलसीज होते हैं, एमएलए नहीं होते, एमएलसी होते हैं। लेकिन ये नॉमिनेट होते हैं या फिर इलेक्ट होते हैं, ये कुछ कुछ स्टेट में होता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फिर गवर्नर कौन करता है सर अपॉइंट, देखो यहाँ पे तो प्रेसिडेंट जो है ना, वो एमपी एमएलए अपॉइंट करते हैं, एंड जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है ना, वो प्रेसिडेंट क्या करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट का काम जो जो कंट्री के लेवल में होता है ना, वही काम गवर्नर का क्या होता है, स्टेट के लेवल में होता है। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में विन होती है वो क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। ठीक है, अब समझने की बात आती है कि ये गवर्नमेंट में क्या क्या होता है। तो गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी से गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं ना, तो गवर्नमेंट में वो सारे मेंबर्स नहीं होते जो जीत के आ जाते हैं। गवर्नमेंट में कौन होता है, एक हेड होता है, मतलब जो गवर्नमेंट को हेड करेगा, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी का एक बंदा क्या करेगा, वो क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को हेड करेगा। फिर तुम्हारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो पार्टी जीत जाती है ना, उनके कुछ मेंबर क्या करते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ये सब मिलके तुम्हारा क्या होता है, एक गवर्नमेंट फॉर्म होता है। वैसे ही स्टेट के लिए सेम होता है। यहाँ पे तुम्हारे पास पीएम नहीं होता, यहाँ पे सीएम होता है, जो भी तुम्हारा हेड होता है। फिर यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड प्रेसिडेंट नहीं होता। हाँ, यहाँ पे गवर्नर होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, ये पॉलिटिकल, ये तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट होता है। ठीक है सर, अब समझने की बात आती है, एक समझने की बात आती है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना है ना, वो क्या करते हैं, रन करते हैं नेशनल पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट कंट्री के लिए। एंड अपोजिशन क्या करता है, अपोजिशन क्वेश्चन करता है उनके पॉलिसीज को इन पार्लियामेंट। देखो भाई साहब, पार्लियामेंट में तो अपोजिशन भी है एंड तुम्हारा गवर्नमेंट के लोग भी है। ठीक है, रूलिंग पार्टी भी है एंड अपोजिशन भी है। यहाँ पे वो लोग नहीं है जो हार गए। ठीक है, ऊपर हार गए वो तो घर गए, यहाँ पे जीत गए हैं लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो क्या होते हैं, अपोजिशन में बैठे। तो वो तो है ना भाई साहब यहाँ पे। एंड दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो बंदा बैठ जाता है ना, उसको हम स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे स्पीकर होते हैं। तो अभी ये जो ऑपोजिशन में है ना, वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में होता है। तो सर ये हाउसेस क्यों बनाए जाते हैं, तो तुमको देखो गवर्नमेंट चलाना है पूरे कंट्री का, तो गवर्नमेंट चलाना है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग साथ में आएंगे, डिस्कस करेंगे कौन से पॉलिसीज लगाने हैं, कैसे करना है, झगड़े करेंगे, देखेंगे कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। अभी कुछ लोगों के पास पावर जाता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इनको इनके पास पावर जाता है। तो इनके पास पावर अगर गया ना, तो वो क्या करेंगे, मिसयूज कर सकते हैं फंड्स को। ठीक है, देखो भाई, पैसा कौन दे रहा है इनको, हम जैसे आम लोग टैक्स से, जीएसटी से क्या करते हैं, इनके उनको पैसा देते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, ये मिसयूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए। इसकी वजह से अपोजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा कि भाई साहब इसका कैसा हुआ, वैसे कैसा हुआ, तो ये क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, अब समझने की बात ये आती है, अब समझने की बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर करते क्या है। ठीक है, तो सबसे ऊपर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अपना एक टीम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिस्टर्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी करंटली 54 मिनिस्ट्रीज है, आई थिंक। ठीक है, तो 54 मिनिस्ट्रीज है हमारे पास। तो हर जगह पे हमारे पास क्या है, मिनिस्ट्री है, जहाँ पे एक मिनिस्टर क्या करता है, उस मिनिस्ट्री को हेड हेड करता है। जैसे हमारे पास फाइनेंस का मिनिस्ट्री है, रेलवे का मिनिस्ट्री है, तो एक क्या होते हैं, हमारे पास मिनिस्ट्रीज होते हैं। ये मिनिस्ट्रीज है ना, ये मिनिस्ट्रीज क्या करते हैं, उनके नीचे बहुत सारा काम होता है। जैसे क्या क्या होता है, जैसे उनके नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके नीचे पीएसयू होते हैं, उनके नीचे ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज होते हैं एंड गवर्नमेंट के स्कीम एंड प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, वो रन करते हैं। एक एक को समझते हैं। ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट है, इंडियन रेलवेज है ना, ये डिपार्टमेंट से पैसा कमाने का नहीं है उनको। वो क्या होते हैं, वो उन्होंने फॉर्म करे हैं ताकि बाकी चीज़ें सही हो जाए। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, उनका खुद का कुछ रेवेन्यू नहीं है, वो जो जाता है वो तुम्हारा गवर्नमेंट के तिजोरी में जाता है, जो तुम इनकम टैक्स भरते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट को फॉर्म क्यों किया है, ताकि वहाँ पे जो लोग बैठेंगे ना, वो क्या करेंगे, वो चेक करेंगे कि भाई साहब इनकम टैक्स अच्छे से बैठ रहा है क्या, इनकम टैक्स इन्होंने अच्छे से भरा है क्या। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है। वैसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट क्या होता है, रन करने के लिए, कुछ चीज़ को रन करने के लिए उन्होंने क्या किया है, डिपार्टमेंट किए है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास आते हैं पीएसयू। पीएसयू क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का क्या मतलब होता है कि तुम्हारे पास मोर देन, मतलब 51% या उससे ज़्यादा है, 51 मोर देन और इक्वल टू 51% स्टेक तुमने क्या किया है, तुमने स्टेक हेल्ड किया है। तो नॉट लेस देन 51% तुमने क्या किया है, स्टेक हेल्ड किया है। तो यहाँ पे सर पीएसयू जो है ना, वो गवर्नमेंट कंपनी होता है या फिर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी होता है। गवर्नमेंट कंपनी कब होगा, अगर वो इनकॉर्पोरेट होता है गवर्नमेंट कंपनीज के एक्ट में, कंपनीज के एक्ट में सॉरी। तो अगर वो इनकॉर्पोरेट होता है कंपनीज के एक्ट में, तो वो क्या बनेगा, गवर्नमेंट कंपनी बनेगा। एंड दूसरा नॉन गवर्नमेंट कंपनी होता है जो अदर एक्ट में तुम्हारा इनकॉर्पोरेट होता है। सर गवर्नमेंट कंपनी का एग्जांपल है तुम्हारे पास ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस वाला, फिर एसबीआई है तुम्हारा, कोल इंडिया है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। सर नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन है तुम्हारे पास, आरबीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर तुम्हारे पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
ये तुम्हारे क्या है, ये पीएसयू है लेकिन गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो इसमें भी इनका गवर्नमेंट का जो स्टेक है ना, ये तुम्हारा नॉट लेस देन 51% है। लेकिन ये जो इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, इनका एक्ट अलग है, जैसे आरबीआई का एक्ट अलग है, एफसीआई का एक्ट अलग है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक्ट अलग है, ईपीएफओ का ऑर्गेनाइजेशन अलग से बनता है, तो यहाँ पे तुम्हारा पीएसयू बन जाता है। ठीक है, फिर बताते हैं कुछ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज भी क्या करते हैं, ये मिनिस्ट्रीज के अंडर रन होते हैं। जैसे ऑटोनोमस बॉडीज में इसरो है तुम्हारा, आईआईटी से, आईआईएम से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे ऑटोनोमस बॉडी है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो सीन है ना, उनको फंडिंग वगैरह करता है लेकिन कंट्रोल कम करते हैं वो क्या करते हैं, उनको इंडिपेंडेंट रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडी जो है ना, यहाँ पे तुम्हारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो तुम्हारा होता है, एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वगैरह, तो यहाँ पे जो है ना, कंट्रोल गवर्नमेंट का थोड़ा ज़्यादा होता है, उनका इंडिपेंडेंस थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करती है। तो जो ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज है ना, उनको क्या करते हैं, गवर्नमेंट कुछ फंड्स प्रोवाइड करते हैं उनको रन करने के लिए, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कुछ ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, कुछ सेमी ऑटोनोमस बॉडीज होते हैं। फिर गवर्नमेंट के स्कीम एंड प्रोजेक्ट होते हैं कुछ कुछ, वो क्या करते हैं, वो भी रन करते हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो बच्चों के लिए दोपहर का खाना जो है ना, मिड डे मील स्कीम, ऐसा उन्होंने स्कीम रन किया। या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो क्या है, गरीबों के लिए तुमको रहने के लिए क्या करता है, गवर्नमेंट घर देता है। तो तुम्हारा कहाँ पे जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में। ठीक है, फिर पीडीएस होता है, पीडीएस क्या है तुम्हारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है, उनको गरीबों के लिए क्या करता है, खाना सस्ते, कम से कम पैसों में, सस्ते पैसे में तुम क्या करते हो, उनको खाना सस्ता कर देते हो। ठीक है, ये कुछ तुम क्या करते हो, स्कीम एंड प्रोजेक्ट रन करते हो। ऐसे बहुत सारे स्कीम होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं सर। ठीक है सर तो प्रधानमंत्री आवास योजना में तुम क्या करते हो, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वगैरह होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारे योजना है, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम प्रोजेक्ट होते हैं। ये सारे कहाँ पे रन होते हैं, तुम्हारे मिनिस्ट्रीज के अंडर से रन होते हैं। सर अभी मुझे एक बात बताइए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, तुम घर बना के दे रहे हो, तो घर अगर बना के दे रहे हो ना, तो पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो पैसा कौन देगा, पैसा गवर्नमेंट देगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको और एक बात बताऊँ, ये जो गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोजेक्ट है ना, ये हो सकता है कि तुम्हारा ये डिपार्टमेंट चलाए, या फिर पीएसयू चलाए, या फिर ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडी चलाए, ये कैसे भी चल सकते हैं। जैसे कि अभी एक फॉर एग्जांपल अगर मैं मिड डे मील स्कीम का एग्जांपल लेता हूँ ना, तो यहाँ पे फंडिंग कौन करेगा, यहाँ पे तुम्हारा फंडिंग कहाँ से जाता है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में से तुम्हारा क्या हो जाएगा, फंडिंग वगैरह हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, तुम्हारा पीएसयू या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, इस स्कीम को क्या करेंगी, रन करेंगी, इन प्रोजेक्ट को रन करेगी। ठीक है, अब समझने की बात है कि पैसा कहाँ से आता है। तो तुम इनकम टैक्स भरते हो, जीएसटी भरते हो, इंटरेस्ट देते हो, पेनल्टी देते हो, तुम बहुत सारे चीज़ें क्या करते हो, गवर्नमेंट कमाता है। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी में वो क्या करेगा, कुछ प्रॉफिट कमाएगा, उनके पास पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, किसी एक्ट का नॉन कंप्लायंस करने से तो उनको पैसे आ जाते हैं, जीएसटी का इनकम है, उनका इनकम टैक्स का इनकम है, ऐसे बहुत सारे इनकम है गवर्नमेंट के। ठीक है, वो सारे इनकम तुम्हारे कहाँ पे जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट की तिजोरी में जाते हैं। एंड वो तिजोरी से हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। जो फर्स्ट फेब को तुम जो देखते हो ना, गवर्नमेंट क्या करता है, बजट बनाता है कि अगले साल, नेक्स्ट ईयर तुम कहाँ पे खर्चा करने वाले हो। और गवर्नमेंट क्या करेगा, बजट बनाएगा, एंड वो सारे पैसे क्या करेगा, अलोकेट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे और कुछ भी आता है, जैसे कि डिपार्टमेंट तुम्हारा जो होता है ना, मिनिस्ट्री तुम्हारा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का होता है, तो डिफेंस के लिए भी तुमको क्या करने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे पैसे तुम कहाँ से देते हो, सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तुम क्या करते हो, बजट में सबसे पहले तुम क्या करते हो, उसको अलोकेट करते हो, एंड बजट से सारे पैसे क्या जाते हैं, उनके उनके प्रोजेक्ट के ऊपर, उनको उनके स्कीम के ऊपर। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रन करना है, पीएसयू को रन करना है, इन सबको गवर्नमेंट स्कीम को क्या करते हो तुम, प्रोजेक्ट वगैरह के लिए तुम क्या करते हो, पैसे दे देते हो। अच्छा दे, अब मुझे बात बताइए सर, अभी ऐसा हो सकता है ना, अभी हमने ये सारी चीज़ें देखी, देखो इतनी सारी चीज़ देखी है सर, ऐसा हो सकता है ना कि ये जो लोग हैं ना, जो वहाँ पे बैठे हैं, तुमने तो उनको इलेक्ट करके दे दिया है। देखो इतना सारा सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है, अल्टीमेटली तुम मैनेज कर रहे हो, क्योंकि तुम इलेक्ट करके दे रहे हो। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि जिस बंदे को तुमने इलेक्ट करके दिया है ना, जैसे हमारे पास एमपीज होते हैं ना, उनका कुछ तो नंबर 550 के लगभग है। तो वो जो नंबर होता है ना, जैसे स्टार्टिंग में जो आता था, तो 1 मिलियन पीपल के पीछे एक बंदे को तुम इलेक्ट करके देते हो। अभी वो नंबर थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया है, नंबर ऑफ पीपल तुम्हारे जो है ना, वो थोड़ा सा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि भाई साहब, इतना 10 लाख लोगों के बीच में से तुमने क्या किया था, जब वो स्टार्ट में जब आया था एक्ट, तो ठीक है,
तो तब तुमने क्या किया था, तब तुमने एक बंदे को चुन के दिया था। अब एक बंदे के पास इतना सब कुछ पावर जाता है कि वो क्या कर सकता है, इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है। तो एक भाई साहब देश चलाना है तो इतनी सारी चीज़ें उसको मैनेज करनी है, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए तुमने ऐसे एक एक देख के सिर्फ 550 लोग वहाँ पे बैठे, ठीक है। अभी ये लोग जो है ना, ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं क्या, ये जो डिपार्टमेंट है ना ये अच्छे से काम कर रहे हैं क्या, ये जो पीएसयू है ना ये अच्छे से काम करते हैं क्या, ये ऑटोनोमस बॉडी से, मैं ऑटोनोमस बॉडी, ये जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है ना, प्रोजेक्ट है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं क्या, इन्होंने कहाँ पे गड़बड़ तो नहीं करी है ना, इन्होंने कहाँ पे करप्शन किया है क्या, इन्होंने कहाँ पे गड़बड़ करी है क्या, ये तो देखना पड़ेगा ना दोस्त, ये तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखने के लिए तुम्हारे पास आ जाते हैं ऑडिटर एंड तुम्हारे पास आ जाते हैं कमिटीज। तो यहाँ पे हमारे पास कौन है, कमिटीज है एंड ऑडिटर है, ठीक है। तो भाई साहब देखो इतना सब कुछ तो है ना, इसको ऑडिट तो करना पड़ेगा, इसको ऑडिट नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई साहब ये सब कुछ इतने सारे पैसे जा रहे हैं, देख भाई किस इनकम टैक्स के, जीएसटी के, इंटरेस्ट के, सबके पैसे इसमें लगे पड़े हैं। अगर ये पैसे अगर कुछ लोग, चंद लोग खा जाते हैं ना, तो जिस पर्पज़ के लिए जो गवर्नमेंट बनाई है, जिस पर्पज़ के लिए हमारे सारी चीज़ें वर्क हो रही है ना, वो पर्पज़ हमारा मीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमको ऑडिट करना पड़ेगा। अगर ये पैसे किसी चंद लोगों के पास में ही जाते हैं, जैसे अगर ये मिनिस्टर्स वगैरह है ना, या फिर ये जो एमपीज़ है ना, अगर ये पैसे खा जाते हैं ना बीच में, तो भाई साहब हमने क्या किया है, हमने पूरा देश को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि देखा भाई हमारा इसमें डिफेंस आ जाता है, तो डिफेंस को अच्छे से करने के लिए तुमने पैसे दिए हैं। गवर्नमेंट का स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट सड़क बनाता है, इंफ्रा बनाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो यहाँ पे क्या बात आती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो, इसका तुझे ऑडिट तो करना पड़ेगा। ऑडिट तो करना पड़ेगा कि यहाँ पे चीज़ें अच्छे से वर्क हो रही है क्या। तो इसके लिए तुम्हारे पास ऑडिटर आ जाता है। तुम्हारा ऑडिटर कौन होता है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर तुमको क्वेश्चन आ जाता है ना कि तुम्हारा ऑडिटर कौन है, तो तुमने लिखना है C&AG। C&AG कौन है तुम्हारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। अभी यहाँ पे साई क्यों आता है, फिर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो तुम्हारा इंटरनेशनल सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है, एंड तुम्हारा एशिया के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। ये जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है ना, उसका सबसे ऊपर हेड कौन होता है, उसका सबसे ऊपर हेड होता है C&AG, जिसको हम क्या बोलते हैं, CAG या फिर C&AG बोलेंगे। तो C&AG ना भाई बहुत ही डेंजर लेवल का पोस्ट है, बहुत ही खतरनाक वाला पोस्ट है, क्योंकि ये सीधा सीधा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होके आता है। इसका बहुत मजबूत होता है ये बंदा, ठीक है। मतलब उसको तुम रिमूव नहीं कर सकते हो। रिमूव करना है तो यहाँ पे प्रूवन मिसबिहेवियर वगैरह होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजन है उसको हम आगे जाके देखेंगे, टेंशन मत ले लो, ठीक है। तो ये जो है ना C&AG बहुत ही पावरफुल इंसान होता है, जो क्या होता है, ऑडिटर होता है। वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, पीएसयू, ये जो स्कीम्स है, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट के पैसे जाते हैं ना, वो सारी चीज़ों का ऑडिट कौन करेगा, C&AG क्या करेगा, ऑडिट करेगा। अच्छा जी, ये C&AG जो है ना, वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा होता है, जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है तुम्हारा एक, जैसे कि तुम्हारा इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट है, इंडियन रेलवे है ना, वैसे ही तुम्हारा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। उसका टॉप का बंदा कौन है, C&AG। मतलब ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये सब जो है ना किसके अंडर काम करते हैं, C&AG। सबसे ऊपर कौन है, C&AG। अभी इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, ये C&AG का जो रोल है ना, वो कंट्री के लेवल पे होता है। अगर वो स्टेट के लेवल पे होता है ना, तो उसको हम PAG या फिर AG बोलते हैं। PAG क्या है, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, या फिर अकाउंटेंट जनरल जो है ना, वो अलग अलग है, लेकिन ये अकाउंटेंट जनरल होते हैं स्टेट के लेवल पे, एंड DG होते हैं डिपार्टमेंट के लिए, उसको तुम छोड़ दे, ठीक। उसका कुछ सीन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये तुम्हारे ऑडिटर होते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि ऑडिटर कौन है, तो आपने बोलना है कि C&AG कौन है, ऑडिटर होता है, ठीक है। हम समझे कि कमिटीज़ क्या होते हैं। तो कमिटीज़ तुम्हारे पास 3 कमिटीज़ होते हैं। एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा है एस्टीमेट कमेटी, एंड तीसरा कमेटी है तुम्हारा कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो तुम्हारे पास 3 कमिटीज़ है। सर ये 3 कमिटीज़ क्यों बनाए हैं, ठीक है। इसको समझो कि ये जो है ना कमिटीज, एक कमिटीज को लीड कौन करता है, इस कमिटीज को देखता कौन है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, वो कमेटी को कौन देखता है, और अपोजिशन वाले देखते हैं। एस्टिमेट कमेटी है ना, उसको कौन देखती है, रूलिंग पार्टी देखती है। एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, जनरली उसको भी रूलिंग पार्टी ही देखती है, लेकिन अपोजिशन देख सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इलेक्शन जो तुम करके देते हो ना, उसमें कौन जाएगा, रूलिंग पार्टी जाती है। तो जनरली रूलिंग पार्टी ही क्या करती है, उसको लीड करती है, ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सर लेकिन ये 3 कमिटीज बनाने का पर्पस क्या था, पर्पस क्या था, देख सबसे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, वो क्या है, वो एग्जामिन करते हैं गवर्नमेंट के पास्ट स्पेंडिंग। मतलब गवर्नमेंट ने पहले जो जो स्पेंड किया है ना, जैसे कि एक एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके ऊपर उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि
यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1,000 करोड़ का 1,000 CR का हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। अगर वो 1,000 CR का एक्सपेंडिचर अगर वो 2,000 CR होता है, 1,500 CR होता है ना, तो एक्स्ट्रा वाला जो स्पेंड हुआ है ना, उसको कौन एग्जामिन करेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एंड फिर क्या करेगी, वो क्या करेगी, पूछेगी गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से पूछेगी, गवर्नमेंट से पूछेगी कि भाई साहब तुमने यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च क्यों किया, यहाँ पे तुमने गड़बड़ क्यों करी। तो अपोजिशन का काम ये होता है, ठीक है। तो अपोजिशन यूजेस इट टू एक्सपोज स्कैम्स, ठीक है। तो इसका काम अपोजिशन क्या करता है, स्कैम्स को एक्सपोज करने के लिए क्या करता है, इस चीज़ का यूज़ करता है, ठीक है। उसको देखेंगे हम कि कैसे होता है। फिर आता है एस्टिमेट कमेटी, सजेस्ट बेटर वेज टू यूज बजट्स इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, जो तुम जो बजट्स वगैरह बनाते हो ना, उसमें तुम बताते हो कि इस चीज़ को अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते हो। जैसे वो क्या है, हम एस्टिमेट कमेटी अच्छे से देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए बेसिक बेसिक समझो कि इसको जो है ना, इस बजट को जो इतना अमाउंट दिया है ना तुमने, वो बजट के बारे में कमेंट नहीं करेगा, कि वो नहीं बोलेगा कि भाई साहब तुमने ये जो मिड डे मील स्कीम है ना, इसको क्यों लाया, ऐसा कमेंट नहीं करेगा। अगर उसको लाया है ना, पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया है ना, तो अगर वो मिड डे मील स्कीम आता है ना, तो वो बोलेगा कि इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसको अच्छे से कैसे बना सकते हैं, इसको क्वालिटी कैसे बना सकते हैं, इसका कम पैसे में अच्छे क्वालिटी के साथ में अच्छे क्वांटिटी के साथ में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसको तो वो क्या करेगा, बेहतर बनाने के तरीके सोचेगा। वो जो बजट है ना, उसको बेहतर बनाने के तरीके सोचेगा, ठीक है। ऐसा भी वो कर सकता है, वो अल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट कर सकता है कि भाई साहब तुमको ये अचीव करने हैं ना ऑब्जेक्टिव, तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसकी जगह पे ये करो, ठीक है। डिटेल में हम क्या करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो है ना, इसमें अपोजिशन को क्या होता है, लेस पावर होता है। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये फ्यूचर के बारे में होता है जनरली, ठीक है। फ्यूचर के बारे में होता है कि ये चीज़ें कैसे वर्कआउट करनी है, तो ये फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए रूलिंग पार्टी होती है ना, क्योंकि तुमने चुन के दिया है ना, हमने किसको चुन के दिया है, ज़्यादातर लोगों ने जो जिसको चुन के दिया है ना, वो रूलिंग पार्टी में जाके बैठ गए, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है ना, तो उनके पास पावर है कि आगे के जो डिसीजन है ना, उसको कैसे करना है, देश को कैसे चलाना है ना, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो अपोजिशन क्या करेगा, वो बस देखेगा, नज़र रखेगा कि भाई साहब यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है नहीं ना। तो ये जो एस्टीमेट कमेटी को कौन रूल करता है, रूलिंग पार्टी ही क्या करता है, उसको लीड करता है। तो यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा कि इसमें अपोजिशन की पावर जो होती है ना, कम होती है, क्योंकि भाई साहब वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। अभी ये कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, ये क्या करती है, रिव्यू करती है मैनेजमेंट, रिव्यू करते हैं पीएसयू का मैनेजमेंट एंड पीएसयू का परफॉर्मेंस। ये जो है ना, ये क्या करेंगे, ये जो पीएसयू है, तुम्हारे जो पीएसयू वगैरह हमने देखे ना, एक कंपनीज है, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है ना, इसको वो क्या करती है, उसका परफॉर्मेंस अच्छे से है क्या। जैसे कि ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, तो ओएनजीसी में तुम क्या करते हो, अगर ओएनजीसी अगर डगमगाने लगी, वो अगर लॉस में जाने लगी, तो उसका परफॉर्मेंस कैसे कैसे कम हो रहा है, लॉस में क्यों जा रहा है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देखेगा, ठीक है। वो अपोजिशन इसको यूज कर सकता है टू क्वेश्चन ऑन द परफॉर्मेंस, क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, अपोजिशन इसको यूज कर सकता है। अभी ये क्या करते हैं, ये पीएसयू का परफॉर्मेंस वगैरह चेक करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। ये कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी के काम भी कर सकता है, कुछ कुछ काम। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं। अभी के लिए इतना समझो, ये जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, ये ज़्यादातर बात करता है, ये ज़्यादातर बात करता है तुम्हारा पीएसयू के बारे में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में। तो पीएसयू के बारे में ये क्या करता है, ज़्यादातर बात करता है। एंड ये जो तुम्हारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, ये ज़्यादातर बात करता है तुम्हारा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या फिर गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट को लेकर ये क्या करता है, बात करता है, ठीक है। इतना दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इतनी चीज़ समझे। अभी सर ये चीज़ें वर्कआउट कैसे होती है, तो सी एंड ए है ना, सी एंड ए क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट करेगा एंड ऑडिट रिपोर्ट देगा। ऑडिट रिपोर्ट जो अगर वो सेंट्रल के यूनियन के जो अगर अकाउंट्स है ना, तो उसको कहाँ पे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ऑडिट रिपोर्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं ना तुम्हारे, मतलब वो जो एनुअल अकाउंट्स है ना, जिसका तुमने ऑडिट किया है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं ना, तो वो किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। एंड प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको बाद में पार्लियामेंट में रख देगा, ठीक है। एंड अगर वो एनुअल अकाउंट्स अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं ना, तो किसको देगा, गवर्नर को देगा। एंड गवर्नर बाद में उसको क्या करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखेगा। देख भाई साहब, उसको अगर यूनियन के है ना, अगर कंट्री के लेवल पे है ना, वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट बाद में पार्लियामेंट में मतलब हाउसेस में रख देगा, तो उनको दे देगा स्पीकर को कि भाई साहब इसको डिस्कस कर लो। एंड अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के लेवल पे है ना, तो गवर्नर को देगा। एंड गवर्नर क्या करेगा, बाद में उसको हाउसेस में रख देगा। इतनी सिंपल सी बात आती है। अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, जो सी एंड ए ने क्या किया है, ऑडिट किया है ना, ऑडिट रिपोर्ट दी है, तो ऑडिट रिपोर्ट में सी एंड ए बोल देगा कि भाई साहब यहाँ पे इतना गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे इतना एक्सेस स्पेंडिंग हुआ है, यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हुई है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट है ना, ये क्या करता है,
कमेटी एग्जामिन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने क्या किया है, एग्जामिन किया है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी को समझता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ये जो रिपोर्ट आता है ना, उसमें लिखा है कि जो फंड का मिसयूज हुआ है, 1000 CR फंड का मिसयूज हुआ है बाय एक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो क्या करेगा एक्स डिपार्टमेंट, क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन सबमिट करेगा कि भाई साहब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या सच में फ्रॉड है क्या, ये सारी चीज़ें क्या करेगा एक्स डिपार्टमेंट बता देगा। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट करेगी क्या, फाइंडिंग्स टू द पार्लियामेंट विद रिकमेंडेशन। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करेगी, वो बोलेगी कि भाई साहब देखो ऐसा ऐसा हुआ है, ये हमारे फाइंडिंग्स है, ये हमारे रिकमेंडेशन है, ये उनको सुधार करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल टेक एक्शन एंड सबमिट एक्शन टेकन रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या होगा, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, तो एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो रिकमेंडेशन होते हैं ना, वो जनरली गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है। एंड वो क्या करेगा, फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या करेगा, सबमिट करेगा कि भाई साहब ये चीज़ें हुई थी, ये गड़बड़ हुई है एक डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट के ये एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगी, उनको रिकमेंडेशन देगी, फाइंडिंग्स को पार्लियामेंट में रखेगी। तो भाई साहब गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। इसके रिकमेंडेशन जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं एंड गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको जवाब दे दी। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके ऊपर एक्शन लेगी एंड उसको एक्शन टेकन रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करेगी, ठीक है। तो मोटा मोटी लेवल पे ऐसे क्या होती है चीज़ें वर्कआउट होती है गवर्नमेंट के केस में, ठीक है। अब हम आगे वाला पोर्शन है ना, आगे वाला पोर्शन इसको ही अच्छे से कैसे समझेंगे, वो सब क्या क्या होता है, CNDAG कैसे हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों यहाँ पे वीडियो कट करने का पर्पज़ ये था कि यहाँ पे आपको बेसिक वाला चीज़ है ना, उसको बाद में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने सब सिर्फ और सिर्फ बेसिक कवर किया है, हमने बुक वगैरह कुछ नहीं देखा है, ठीक है। हमने सिर्फ बेसिक कवर किया है। एंड आपको अगर अच्छे से देखना है, मतलब नोट्स के हिसाब से जाना है ना, तो यहाँ से आगे जो वीडियो आएंगे ना, उसको आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। तो ये हमने बेसिक कवर किया, ताकि भाई साहब बेसिक अगर कवर नहीं है ना, तो बाकी की चीज़ें समझेंगे नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना भाई साहब, तो लाइक करो, कमेंट करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। खास करके उन दोस्तों के लिए ना, जिनको पीएसयू ऑडिट समझता ही नहीं है भाई साहब। मैं खुद ऐसा था कि मुझे पीएसयू ऑडिट समझा ही नहीं था। देख भाई साहब, मैंने इस वीडियो को, जो पीएसयू ऑडिट का चैप्टर है ना, इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत ली है। जितना तेरा रेगुलर लेक्चर का ड्यूरेशन होता है ना, 150-160 आवर्स, उससे ज़्यादा होता है ना, उससे ज़्यादा मैंने एक चैप्टर में उतने उतने आवर्स डाले, ठीक है। तुझे दिख जाएगा, अगर तुझे समझ में आता है तो भाई साहब तूने क्या करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अगर तुझे मज़ा आता है ना, तो कमेंट में लिख दो भाई साहब कि मज़ा आ गया, ठीक है। तो इसको मैं इंश्योर करूंगा कि आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आए थे। दोस्त मेरे भी इस चैप्टर में से, जबकि मुझे पसंद भी नहीं था, तो भी इसमें मुझे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आए थे। एंड मैं आपको बता दूं कि आपको भी आ जाएंगे दोस्त, ठीक है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखो भाई साहब, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों लाइक तो करना है, शेयर तो करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना दोस्तों, बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।